अगर आप कर रहे हैं नीट की प्रिपरेशन और आपको चाहिए सही मार्गदर्शन, तो आज हमारे बीच में है अनम। और अनम आपको बताएंगी कि किस तरीके से उनका ये सफर रहा, किस तरीके से उनने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। तो अनम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो अनम, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए आपकी एम्स की रैंक क्या थी, नीट का क्या स्कोर था 2019 में। Hello everyone, I am Anam Masood and currently a first year MBBS student of All India Institute of Medical Sciences, नागपुर। तो 2019 में जब मैंने नीट दिया था तो मेरी मार्क्स थे 585 और एम्स जब मैंने दिया था इन 2019 तो मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 754 इन द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ओके, सुपर्ब। तो बहुत अच्छा लगा अनम, हमारे व्यूअर्स को भी ये जान के कोई मोटिवेशन मिलेगा आपको लेके, राइट। अनम, एक सवाल है, क्या ये आपका पहला अटेम्प्ट था या आपका ये ड्रॉप ईयर था? सर एक्चुअली ये मेरा ड्रॉप ईयर था। मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था 2018 में जी। तो 2019 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ वो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। ओके, ग्रेट। तो अनम, राइट, एज जैसे कि आप एम्स नागपुर में हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तक जाने के लिए एज मतलब आपको एक फेज जो ड्रॉप ईयर का फेस करना पड़ा, राइट। तो ये कैसी आपकी एज अ ड्रॉपर क्या जर्नी रही? क्या आपको ऐसा लगा, क्या आपको ऐसे क्या आपके अंदर थॉट्स आए कि आपको लगा कि यार मुझे ड्रॉप ईयर एक साल ड्रॉप करके देखना चाहिए? कि कई बार ना होता है कि जैसे 15 लाख एस्पिरेंट्स इस एग्जाम को दे रहे होते, कहीं ना कहीं हमारे सराउंडिंग में कुछ नेगेटिव लोग होते और वो बोलते कि आपसे नहीं हो पाएगा। तो एक कहीं ना कहीं और अपने मन में एक संदेह होता है कि यार मेरे नीट में काफ़ी कम स्कोर है या फिर मेरे एम्स में काफ़ी कम स्कोर है, क्या मैं MBBS की सीट ले भी पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा, एक ईयर को ड्रॉप करना। तो एज अ ड्रॉपर आपकी क्या जर्नी है और क्या चैलेंजेस होते हैं हम जब ड्रॉप ईयर लेते हैं? सॉरी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। जब 2018 में मैंने नीट दिया था तो मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे ऑल ओवर जो मार्क्स थे 720 में से सिर्फ 387 मार्क्स थे, जिसमें से मुझे अब सोच के भी हैरानी होती है कि मेरे 42 मार्क्स थे सिर्फ फिजिक्स में। तो मैंने बहुत ही नॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया था कि नीट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, तो मैं नहीं करूँगी नीट में, अब वापस अटेम्प्ट नहीं दूंगी। तो मैं इतनी ज़्यादा डिटर्मिन्ड थी कि मुझे वापस नीट नहीं देना है कि मैंने BSc में एडमिशन भी ले लिया था। अब एक हफ्ता जब मैं क्लासेस में जा रही थी तो मुझे पुराने टीचर्स ने बुलाया और मुझसे पूछा कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा गया, तुमने कुछ बताया नहीं। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे 2018 वाले पेपर में 387 मार्क्स हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा और बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा तुम्हारे जो मार्क्स हैं ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि तुम इन पे इनके लिए इनसे डिसअपॉइंटेड हो। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं एंड यू शुड ट्राई वंस मोर। तो सर बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ होता है, बहुत बड़ा एक डिसीजन होता है अगर आपको ड्रॉप लेना हो। वो डिसीजन लेना मेरे पेरेंट्स ने थैंकफुली मुझ पर छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था इफ यू वांट टू टेक अ ड्रॉप डू इट एट योर ओन रिस्क, जो भी तुम करोगे हम तुम्हारे साथ हैं। तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि मेरे घर वालों ने सपोर्ट बहुत किया, बट वही है कि आसपास वाले लोग बहुत नेगेटिव होते हैं और आपको इतना डीमोटिवेट करते हैं। मेरे आसपास भी थे, कई लोगों ने मुझे कहा कि एक साल बर्बाद करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, तुम्हारे तो सिर्फ 387 मार्क्स है। बट नाउ दैट आई रियलाइज, और मैं जब वापस एनालाइज करती हूँ अपने पेपर्स को, 2018 के पेपर को और 2019 के पेपर को, तो मैंने रियलाइज करा कि मेरे मार्क्स जो थे दे वर लो बट दे वर गुड, बिकॉज 2018 का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा था एज कम्पेयर टू 2019 एंड एज कम्पेयर टू 2020। उसमें अगर एक स्टूडेंट के 387 मार्क्स थे तो आई गेस बहुत बड़ा और अच्छा डिसीजन लिया मैंने कि मैंने ड्रॉप किया। तो ओवरऑल जर्नी सर बहुत अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, बहुत ज्यादा। आप खुद मेरे टीचर हैं, आपको पता है मैंने कैसे लास्ट मोमेंट पे अपने आप को पिकअप किया और कैसे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ माई लाइफ, जिसमें लाइक एनी अदर स्टूडेंट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, समझ नहीं आता था कि क्या करें।
आपके आसपास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टॉप करते हैं और आपके मार्क्स जो हैं वो उनसे कम आते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की इतनी कमी हो जाती है कि आपको समझ नहीं आता कि आप जो कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं। बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने एक ही बात हमेशा अपने दिल में रखी है और फॉलो की है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये चीज मैं अपने साथ हमेशा रखती हूँ कि जो भी लोग कह रहे हैं उसको रहने दो, एज लॉन्ग एज यू बिलीव दैट यू आर डूइंग राइट एंड यू आर डूइंग योर 100%, आपको 110% आपकी जो मंजिल है वो डेफिनेटली मिलेगी। दैट इज ऑल आई हैव टू से। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अनम मतलब बहुत चैलेंजेस होते हैं ड्रॉप ईयर में भी, कई मन में उथल पुथल होती है कैरियर को लेके, और जो लोग हमारे बारे में बोले यार ये कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा, लाइक वाइज काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि मोटिवेशन की बहुत ही ज़रूरत होती है, एक थ्रस्ट रहता है कि अगर कोई आप मोटिवेट रहे तो बहुत अच्छा हम कर सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन अगर जैसे मैंने आपके अंदर देखा था अनम, राइट, आपके अंदर एक सेल्फ आपका मोटिवेशन था, और दूसरी बात आपके अंदर कंसिस्टेंसी थी, राइट। आपका ये नहीं था कि आज मुझे 8 घंटे पढ़ना है और अगले दिन मुझे 2 घंटे पढ़ना है, ये आपके अंदर नहीं था। और आपके अंदर एक मतलब सीखने का था, राइट। आपके अंदर में सब्जेक्ट को लेके भी बहुत काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ था और काफ़ी अच्छे से आप कंसिस्टेंटली तैयारी कर रही थी, वो आपको मानना पड़ेगा। और आपकी मेहनत भी मैंने देखी है, कितनी देर तक आप प्रिपरेशन करती थी, राइट। तो बहुत कहीं ना कहीं उसका भी ये परिणाम है। अच्छा, तो अब अनम एक सेकंड क्वेश्चन मेरे आपके लिए है। हाँ, तो अनम अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोचिंग का कितना रोल होता है और आपने कहाँ से कोचिंग की थी? सर अभी तो थोड़ा सा मैं मतलब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम लगाऊंगी। द पॉइंट इज 2018 तक जो पेपर सीबीएसई बनाता था उसका जो डिफिकल्टी लेवल होता था सर, उसके लिए आप बिना कोचिंग के इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप पेपर देने जाएं। अब वहीं पे मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूंगी कि जब मैंने 11th 12th में पढ़ाई करी थी 11th 12th में, तो मैंने कोई कोचिंग करी नहीं थी, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नीट 2018 के पेपर पे पड़ा। आप इमेजिन करिए कि एक स्टूडेंट, आपको रोकना, एक चीज बताइए, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी। सर वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ, मैंने मेरी इंटायर फैमिली दिल्ली में ही रहती है। नर्सरी से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक मैं दिल्ली में थी। फिर 11th एंड 12th मैंने AMU का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो क्लियर किया था। मेरी ऑल इंडिया रैंक 38 थी इन 11th एंट्रेंस। और थैंक यू सर। और 11th एंड 12th मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करा था। तो हुआ ये कि जब मैं दिल्ली से अलीगढ़ शिफ्ट हुई तो एक माहौल चेंज हुआ। मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था, मेरे फादर यहाँ रहते नहीं थे, तो मैं इतना लेट हो गई कि सारे कोचिंग के बैचेस फिल हो गए। मेरे पास कोई बैच नहीं था, तो मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, फिजिक्स पढ़ी नहीं। केमिस्ट्री इज द ओनली गुड थिंग दैट हैपेंड टू मी इन 11th, क्योंकि मैं अपने टीचर्स पे बहुत बिलीव करती हूँ सर। जहां भी जाती हूँ अपने टीचर्स पे 110% ट्रस्ट देती हूँ। तो स्कूल में हमारे सर हैं सराब सर, उन्होंने केमिस्ट्री मेरी बहुत इम्प्रूव करी, बहुत हेल्प करी उन्होंने मुझे। और एक और सर हैं, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी थी। तो केमिस्ट्री वॉज द ओनली थिंग जिसके बेसिस पे मैं नीट 2018 देने गई। तो विदाउट कोचिंग मेरे मार्क्स बहुत बुरे थे, बहुत ज्यादा। फिजिक्स मुझे आती नहीं थी। तो 2018 का जो पेपर मैं देने गई थी, मैं बिना फिजिक्स पढ़े गई थी। विदाउट 11th एंड 12th की फिजिक्स मैं वो पेपर देकर आई, एंड एज अ रिजल्ट मुझे 42 मार्क्स मिले फिजिक्स में। तो 2018 तक आई से कि बेइंतहा जरूरी था आपके पास एक कोचिंग होना। 2019 की बात करें तो तब तक एम्स का एग्जाम वैलिड था, क्योंकि मेरा एडमिशन जो हुआ है एंड द लास्ट बैच जिसने एम्स का यूजी एग्जाम दिया है, इस साल से सब नीट के अंदर आ गया है। एम्स का एग्जाम भी बहुत डिफिकल्ट था, उसका एप्टीट्यूड ही बिल्कुल अलग होता था, तो उसके लिए भी कोचिंग बहुत जरूरी होती थी। तो मैंने कोचिंग फिर ड्रॉप ईयर में करी फाइनली, और मैंने बंसल क्लासेस की मैं फर्स्ट बैच की स्टूडेंट हूँ जब वो अलीगढ़ में खुला था। तो मैंने वहां से अपनी कोचिंग करी ड्रॉप ईयर की, और थैंकफुली मेरा नीट में भी हो गया और एम्स से भी मेरी बहुत अच्छी रैंक थी। तो ना केवल आपके एम्स में, 2019 और 20 में जो डिफरेंस आया है उसमें मुझे अब लगता है कि धीरे धीरे एनटीए की वजह से एक शिफ्ट हुआ है वापस स्कूलिंग की तरफ।
बहुत बच्चे सिर्फ डमी पे डिपेंड करते थे, अपनी कोचिंग पे डिपेंड करते थे। अब अगर एक स्टूडेंट है जो फाइनेंशियली वीक है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता एक कोचिंग, उसके पास इतने ऑप्शंस हैं कि वो कम पैसे में अपने आप को इतना काबिल बना सकता है कि वो नीट क्लियर कर ले। सो राइट नाउ आई गेस कि कोचिंग इम्पोर्टेंट है, बट कोचिंग के बिना इम्पॉसिबल नहीं है नीट। थैंक यू अनम इस क्वेश्चन का इतना ऑनेस्टली आंसर करने के लिए। अनम, आपने पूरा अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था एम्स अंडर ग्रेजुएशन 2019 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो ऐसा क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी जो आपको औरों से इतना आगे बढ़ा पाई? क्या आप अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में हमारे जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको बता पाएंगी कुछ? सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, एज अ स्ट्रैटेजी आई से टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स, अगर आप ड्रॉपर हैं, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, सेकेंड टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, या अभी फिलहाल 11th में हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना एज अ स्ट्रैटेजी, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट रखना है। हाँ। मेरे साथ बहुत स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जिनका कैलिबर मुझसे बहुत ज्यादा था, जो बहुत पढ़ते थे, बहुत इंटेलिजेंट भी थे, बट उनका नहीं हुआ। और इनिशियल डेज में जब मैं कोचिंग ज्वाइन करी थी फाइनली ड्रॉपर्स में, मैं बहुत लेट थी सर। मतलब आप खुद भी लेट आए थे सर, आप मेरे खुद मुझे पढ़ा चुके हैं, बट मैंने इतना लेट ज्वाइन किया था कोचिंग कि सब कुछ निकल चुका था। एक जज्बा होना चाहिए सर, सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी तो ये है कि अपने अंदर वो जज्बा रखो कि तुमने एक साल ड्रॉप लिया है या तुम्हारे 2 साल हैं ये लाइफ के, तुम्हें अगर तुम इसमें मेहनत कर लेते हो तो तुम्हें एक लाइफ का सबसे अमेजिंग चीज मिल जाएगी जो बहुत अच्छी लगती है, दैट व्हाइट कोट। वो व्हाइट कोट मेरे लिए मोटिवेशन था। तो मैंने स्ट्रैटेजी ये अपनाई सर कि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री वीक था, बेसिकली इसलिए था कि मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो मैंने फिजिक्स पे बहुत कंसंट्रेट किया। केमिस्ट्री वाज फाइन, बायोलॉजी में मुझे और प्रॉब्लम थी बिकॉज बायो भी मैंने पढ़ा नहीं था एज सच, मगर लोग बायो को बहुत हल्के में ले लेते हैं। लोगों को लगता है कि बायो सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ लो तो हो जाएगा। पॉसिबल है, बट बायो के अंदर बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं सर जो आपको समझने पड़ते हैं। वो अनलेस एंड अनटिल आपको कोई टीचर आके समझाए नहीं, आपका हो नहीं सकता। तो मैंने अपना पूरा ईयर तो स्ट्रेटेजाइज नहीं करा, आई विल बी ऑनेस्ट। मैंने अगस्त में ज्वाइन करी अपनी कोचिंग, जबकि बच्चों ने जून में ज्वाइन करी थी। आई वॉज दैट लेट। 3 months के बाद मैंने ज्वाइन करी कोचिंग। उसके अंदर भी फिर दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये 3 महीने में मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया। तो स्ट्रैटेजी ये थी कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे इम्पोर्टेंस दो, बट एनसीईआरटी और बायोलॉजी को मैंने रटना शुरू कर दिया। लिटरली मैं उसको एक एक पन्ने को पढ़ती थी। जो चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़े थे मैंने उन्हें छोड़ दिया। मुझे पता था कि अब वो पॉसिबल नहीं है कि मैं उन्हें पढ़ूं, ऑल्दो 3 महीने इनफ होते हैं, बट मुझे अपना कैलिबर पता है। मैं चाहती नहीं थी कि मैं किसी ऐसे चैप्टर को पढ़ने के लिए अपना वो टाइम वेस्ट करूं जिसमें मैं दूसरे चैप्टर्स को मांझ के अच्छा कर सकती हूँ। तो बायोलॉजी के लिए मैंने एनसीईआरटी को बिल्कुल रख लिया, अपने टीचर्स के नोट्स पे ट्रस्ट किया, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ 1 कोचिंग के मॉड्यूल्स लगाए। मैंने बिल्कुल भी 6 कोचिंग के मॉड्यूल्स नहीं लगाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर ट्रस्ट करेंगे तो सिर्फ एक ही मटेरियल पे ट्रस्ट करो। आई नो बहुत सारे अच्छी कोचिंग्स होती हैं, बहुत नीश कोचिंग्स हैं जिनके मॉड्यूल्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप किसी एक का लगा रहे हैं तो जस्ट स्टिक टू 1, उसको फिनिश करो। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए किसी दूसरे के पास जाओ, वरना बहुत कंफ्यूजन होता है और मार्क्स कम ही आते हैं। तो आई ट्रस्टेड माई ओन कोचिंग। मैंने सिर्फ उन्हीं के फिजिक्स और केमिस्ट्री के मॉड्यूल लगाए। उसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे करें, बहुत सारे। और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी बिल्कुल रट डाली और बहुत अच्छे से करी। तो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर ड्रॉप ईयर। अनम, एक क्वेश्चन ये रहता है कि आप कितना घंटे पढ़ाई करती थी, मतलब क्या किस तरीके से पढ़ाई करती थी, मतलब लाइक वाइज 3-3 घंटे के गैप में पढ़ती थी या फिर 2-2 घंटे के गैप में पढ़ती थी? तो क्या आपके स्टडी आवर रहते थे? सर ये तो बहुत ही कमाल का सवाल है। द पॉइंट इज कि मैंने, आई विल बी ऑनेस्ट, ड्रॉप ईयर में दिसंबर तक मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी सर। मन ही नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि मैंने क्यों ही ड्रॉप लिया है, मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। तो मैं लिटरली दिन में सिर्फ 1 घंटा पढ़ा करती थी दिसंबर तक। फिर दिसंबर के बाद मुझे बहुत सबने बोला, बहुत मोटिवेट किया मेरे टीचर्स ने, पूरे स्टाफ ने, इनफैक्ट कुछ फ्रेंड्स ने। तो मैंने अपना स्टडी आवर
इस तरीके से डिजाइन किया, उसमें फिल करो, सो इट वाज काइंड ऑफ लाइक अ लॉग बुक। तो तुम्हें एक हफ्ते में पता चल जाएगा कि तुमने कितने घंटे फिजिक्स पढ़ी है, कितने घंटे केमिस्ट्री और कितने घंटे बायोलॉजी। तो जब मैंने पहले हफ्ते वो अपनी शीट फिल करी तो पूरे हफ्ते में मेरे सिर्फ 7 आवर्स की स्टडी थी। तो दैट वाज लाइक एन आई ओपनर। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत पढ़ते हैं, बट एक्चुअल जो हमारा आउटपुट होता है बहुत कम होता है। 7 आवर्स अ वीक इज वेरी लेस। तो फिर मैंने अपना टाइम स्लोली जनवरी, फरवरी और मार्च में इंक्रीज किया। तो स्टार्टिंग में मैंने हफ्ते के 21 आवर्स बनाए, जिसमें मैं 1 घंटा रोज एक सब्जेक्ट करती थी। तो 2 हफ्ते में मैंने अपने 21 आवर्स का एक शेड्यूल बनाया। फिर स्लोली जब जनवरी का हाफ हो गया तो एक अंदर से एक मोटिवेशन आया कि अब तो बहुत कम टाइम है, अब तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। तो फिर मैंने अपना स्टडी आवर्स पर डे 3 to 5 आवर्स करा। और बाय द एंड ऑफ इट, मतलब मार्च के महीने में, मार्च और अप्रैल में मैं दिन में 8 और 9 घंटे भी पढ़ती थी। तो दैट वाज लाइक वन टाइम जिसमें मैंने बहुत मेहनत करी। मतलब कहीं ना कहीं अनम ये देखा जाए कि मतलब आपका एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी, जो आपका कंटेंट होना चाहिए, जिससे आप जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए वो सेलेक्टिव होना चाहिए, है ना, राइट। बहुत ज़्यादा नॉलेज भी आपका गेन करना कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बैकफुट पे ये फेंक सकता है, क्योंकि जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं आपका कन्फ्यूजन उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ये मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। और जो आपका ये स्ट्रैटेजी का जो आपने प्रॉपर एक लॉग बुक की तरह ये यूटिलाइज किया अपने टाइम को, वो बहुत ही अच्छा है, नीट एक्सपीरियंस। अगर आप देख रहे हैं तो आराम से इनकी बातों को सुनिए, ये सारी बात प्रूव्ड है, राइट। ओके अनम, एक सवाल आपसे ये है, राइट, जब आप एम्स में आई और आपका जो एम्स का वाइब, आपने यहाँ पे एम्स देखा और एम्स का जो लाइफस्टाइल है, राइट, उसके बारे में थोड़ा हमारे स्टूडेंट को बताइए ताकि वो थोड़ा मोटिवेट हो पाए कि एम्स की लाइफ क्या होती है, कॉलेज लाइफ क्या है एम्स की। सर जून 5 को ईद थी, जून 5 2019 को, तो मेरा रिजल्ट आया नीट का। तो मेरे 585 मार्क्स थे, 5 मार्क्स बढ़ के आए थे। तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे अब जो मुझे मेडिकल कॉलेज चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। तो पूरा हफ्ता बहुत ही खुशी में निकला। जून 12 को इनकेस आपको याद हो तो एम्स का रिजल्ट आना था। मैं पूरा दिन वेट करती रही, पूरा दिन मैंने वेट किया और नहीं आया वो रिजल्ट, तो मैं सो गई। रात को मुझे कोचिंग से फोन आया, तो उन्होंने मुझे बताया कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारे 754 AIR आई है एंड यू आर गोइंग टू एम्स। दैट मोमेंट सर, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई थी बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मुझे कुछ कॉलेजेस थे जो मैंने मार्क कर रखे थे, जो मेरा मन था जाने का, बट मुझे बहुत लोगों ने काउंसलिंग करी और उन्होंने कहा कि एक एम्स का जो एक टैग होता है, एक ब्रांड होता है, वो हर जगह काम करता है और एक अलग ही लाइफस्टाइल होता है, जो मैंने फर्स्ट वीक में ही एक्सपीरियंस कर लिया। जब मैं एम्स गई फाइनली, तो 754 रैंक पे मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया था। फर्स्ट राउंड मैंने में गया था अपनी आपको? प्रेफरेंस, यस सर, तो मैंने अपनी खुद की प्रेफरेंस से एम्स नागपुर चूज किया। आई हैड अदर ऑप्शंस एज वेल। अगर आप कट ऑफ जाके देखेंगे तो 754 पे हायर कॉलेजेस आराम से मिले हैं बच्चों को, और मेरे से लोअर रैंक वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बाकी उन एम्स में भी हैं जो 2012 से खुले हुए थे। तो choosing एम्स नागपुर was definitely a conscious choice and I am so happy. I don't regret it even 1 second. एम्स का जो एक मतलब एक अलग ही सर एक ऑरा होता है, एक अलग ही आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, एक माहौल होता है। जब मैं पहली बार गई एम्स नागपुर तो GMC में हमारी काउंसलिंग थी, तो जाते से ही वहाँ पे जो मेरे टीचर्स थे, अब वो मुझे फर्स्ट ईयर में पढ़ाते भी हैं, उन्होंने मुझे इतना वार्म वेलकम किया, इतने हम्बली मिले मुझसे कि मुझे लगा कि मुझे कोई अगर जगह पे जाना है, कुछ बनना है, तो मैं इन्हीं लोगों से बनना चाहती हूँ बिकॉज दे ऑलरेडी हैड सो मच टू ऑफर। फिर एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है सर, मतलब सारे एम्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मेजोरिटी ऑफ देम दे लिव इन हॉस्टल्स। तो आपका जो दिन भर का जो आपका प्लान होता है ना, वो आपका आपके फ्रेंड्स का सबका सेम होता है। यू डोंट हैव अ डिस्पैरिटी। तो हॉस्टल में रहने की वजह से ओवरऑल मेरा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुआ। एज एन एम स्टूडेंट बहुत फैसिलिटीज होती हैं सर, मतलब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास एक ब्यूटीफुल कैंपस एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ पे साइकिलिंग करते हैं, वहाँ पे जिम है तो जिमिंग करते हैं, अपना जो भी हमारा जो भी मतलब 2 साल में 3 साल में हमने नहीं करा होता 11th 12th में, फाइनली वो करने का मौका मिलता है। पीपल अप्रिशिएट यू
तो एक अलग ही दुनिया है एम्स की, आपको एक अलग ही स्फीयर में रखते हैं एंड यू फील हैप्पी। ईच एंड एवरी मोमेंट इज अ मोमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड डेफिनेटली। अनम, इतना बड़ा कैंपस है आपका, नेशनल इम्पोर्टेंस इतना बड़ा है यहाँ पे कॉलेज आपका, राइट, और बहुत प्रेस्टिजियस होता है। एम्स की अलग एक ब्रांडिंग है हमारे, है ना, ये एम्स को हम इंटरनेशनली जानते हैं, राइट, और काफ़ी रिसर्च पेपर भी पब्लिश होते हैं एम्स से। तो एक चीज़ आप मुझे बताइए, इतने बड़े संस्थान में पढ़ने के लिए कितनी आपको फ़ी देनी पड़ती है? सर, आप बिलीव नहीं करेंगे कि एम्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, 5-5.5 साल की जो मैंने फीस दी है, जिसमें मेरी मेरी हॉस्टल फीस और जिम खाना फीस और एजुकेशनल फीस, ट्यूशन फीस सब मिला के मैंने सिर्फ मात्र 5,856 रुपीज पे करे हैं। कितना? 5,000? 5,856 rupees for a duration of 5.5 years. वाह, सुपर। मतलब गवर्नमेंट कितना अच्छा फंड करती है एम्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो अच्छा, अगर अभी बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे फील है कि अब मेरे व्यूअर्स अगर आप देख रहे होंगे, है ना, तो आपको काफ़ी रिलैक्स लगेगा। तो अनम, जैसे बच्चे आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे कई उनके डाउट्स होंगे जो हो सकता है इस इंटरव्यू में भी कंप्लीट ना हो, तो आप उनको किस तरीके से हेल्प कर पाएंगे? जब मैं आ रही थी सर एम्स नागपुर में, तो ज्यादा अवेलेबल नहीं था यूट्यूब पे या किसी और चीज पे कोई भी इंफॉर्मेशन। लाइक हम जब आते हैं किसी भी कॉलेज में तो उसके बारे में सर्च करते हैं, तो जब एम्स के बारे में सर्च करते हैं तो सिर्फ एम्स दिल्ली के बारे में आता था, और बाकी एम्स के बारे में एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू लाइक एम्स जोधपुर या एम्स भुवनेश्वर के बारे में इन्फॉर्मेशन होती थी। एज सच कोई एम्स नागपुर के बारे में इन्फॉर्मेशन देता नहीं था। तो सर ये बात मेरे दिल में थी, मुझे बहुत लगता था कि एज ए स्टूडेंट अगर कोई बच्चा आ रहा है तो उसको इन्फॉर्मेशन या थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो फाइनली जब मैं अभी वापस आई लॉकडाउन में अपने घर, तो मैंने एक वीडियो बना के डाली। सो करंटली आई एम अ यूट्यूबर, मैंने एक यूट्यूब पे चैनल बना रखा है, दैट हिजाबी मेडिको। तो इफ इट्स पॉसिबल कैन यू प्लीज लिंक इट डाउन। अगर किसी को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एम्स नागपुर, और फॉर यू नो एनीथिंग, इफ यू वांट टू टॉक टू मी, यू कैन डेफिनेटली गो टू माई चैनल एंड यू कैन कॉमेंट देयर। मैं सबके रिप्लाईज देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नीट स्टूडेंट को कितनी एंजाइटी होती है जब वो अपने कॉलेज के लिए सर्च कर रहा होता है। तो अगर आपको डायरेक्ट अनम से कनेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा, विद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और उस लिंक को आप क्लिक करके डायरेक्ट अनम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अनम, आप एक चीज़ थोड़ा हम ऑल्दो अभी हमने इस कट ऑफ को लेके और पेपर एनालिसिस को लेके कुछ और वीडियोस भी बनानी है। यहाँ पे आपसे एक बहुत साधारण सा सवाल है, आप जस्ट एक प्रिडिक्शन लगाइए, इस बार अगर किसी स्टूडेंट को या किसी नीट जिसने 2020 में दिया है उसे एम्स में एडमिशन चाहिए, तो कितना स्कोर हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आना चाहिए? सो वैसे तो बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्होंने प्रेडिक्शंस ऑलरेडी दे रखी हैं। What I'm going to say is just my intuition. तो मेरे पास इसका कोई मतलब कोई मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं है। हाँ। तो मैं नहीं, लेकिन मैंने आपसे बात की थी तो आप बता रही थी काफी, आपने मतलब एक एनालिसिस तो किया ही है, ये आपकी सिंप्लिसिटी है। हाँ, बताइए। मेरे ख्याल से सर, अगर हम किसी भी एम्स की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जो होते हैं यूजुअली उनकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। बिल्कुल। अगर मैं किसी भी एम्स की बात करूं फॉर अ जनरल कैटेगरी फर्स्ट राउंड में, जितना मुझे पता चला है और मैंने अपने पीयर्स से पूछा है, सबके 610 प्लस आराम से आ रहे हैं मेजोरिटी स्टूडेंट्स के। तो आई गेस फॉर एनी एम्स एक्सेप्ट फॉर एम्स दिल्ली इट विल बी 650 के अराउंड, एटलीस्ट इन द फर्स्ट राउंड। डेफिनेटली कंसेक्यूटिव राउंड्स में कम हो जाएगा, बट फॉर हायर एम्स डेफिनेटली इट विल बी अराउंड 650 इन द फर्स्ट राउंड। दैट्स व्हाट आई थिंक। अब ऑब्वियसली फ्लक्चुएट तो करता ही है, बट दिस इज व्हाट आई थिंक। ओके। तो बहुत अच्छा लगा ना। एक दो क्वेश्चन बस, एक आपका जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, है ना, उनके लिए क्या आपका सजेशन रहेगा, क्या मैसेज रहेगा आपके अपने जूनियर्स के लिए कि जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी उत्सुकता से आपका वीडियो देख रहे हैं? जी। मेरा तो सर एक ही मैसेज है जो मैंने खुद ने हमेशा फॉलो किया, कि आई एम सेइंग दिस क्योंकि मैं खुद ये फॉलो करती हूँ कि बिलीव इन योर सेल्फ।
बहुत लोग आएंगे, बहुत बातें बनाएंगे और आपका मोरल डाउन करेंगे। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हमेशा रखना। और लाइफ में एक चीज जो है, जो मुझे सर ने सिखाई है, जो मैंने अपने गांठ बांध ली है, वो ये है कि लाइफ में कुछ भी करो, यू शुड ऑलवेज ऑलवेज बी हम्बल। तो हम्बल रहना बहुत जरूरी है, वो आपको ग्राउंडेड रखता है। आपकी लाइफ में कई प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी अगर आप हम्बली उसको सॉल्व करें। तो उसी वक्त अगर आप देखें तो हम्बल को आप बिल्कुल भी ऐसे मत समझ दीजिएगा कि इसका मतलब है कि आप अपने आप को इंफीरियर रखो या अपना कॉन्फिडेंस कम रखो या किसी के सामने झुक जाओ। नो, बीइंग हम्बल मीन्स कि आप अपने अचीवमेंट्स पे हर वक्त ग्रैटिट्यूड फील करो, फील प्राउड, फील ग्रैटिट्यूड, बट किसी के ऊपर से थोपो मत। अदर्स विल एक्नॉलेज इट दैट वे। तो माय last message to all my juniors is to always be happy, be confident, and most importantly always stay humble. All the best. थैंक यू अनम, आपने अपना इतना वैल्यूबल टाइम हमें दिया और हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कॉलर वीडियो हम आगे भी बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमें इतना अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। थैंक यू। Thank you sir, thank you so much.